बंधन ऊर्जा भी पढ़े कि किसी भी नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो एक ऊर्जा से बंधे होते हैं। उनको मुक्त करने के लिए हमको एक न्यूनतम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम उनकी बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये वास्तव में जो बंधन ऊर्जा है उसका हमने यहाँ पे एक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का एक यहाँ पर लेखा चित्र ये दिया हुआ है। ये इनके द्रव्यमान क्रमांक हैं और ये बंधन ऊर्जा है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है उसकी बंधन ऊर्जा बहुत ही कम है। हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम है तो उसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है। इसकी बंधन ऊर्जा 1.1 है, बहुत ही कम है, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ हीलियम की बंधन ऊर्जा उससे बहुत ही ज़्यादा है, लगभग ये 7 के करीब है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बंधन ऊर्जा है वो अलग अलग है। फिर लिथियम की कम हो गई और फिर कार्बन की यहाँ आई लगभग 8, फिर नाइट्रोजन की कम हो गई और फिर ऑक्सीजन की बढ़कर के लगभग 8 हो गई। इस तरह से अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ये इनकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा है। इनको अलग करने के लिए इनके न्यूक्लियन को हमको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये जो पदार्थ जिनकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा है ये स्थायी हैं, लेकिन इसकी बंधन ऊर्जा कम है इसलिए ये अस्थायी है, और इसकी तुलना में ये ज़्यादा स्थायी है। इसी तरह आगे अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा आयरन की है, Fe की, जिसका कि ये 56 है द्रव्यमान क्रमांक। मास नंबर जिसका 56 है उसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है और लगभग ये 8.7 करीब है। अब ये 8.7 या 8.8 के करीब इसकी बंधन ऊर्जा है, लेकिन उसके बाद बंधन ऊर्जा फिर धीरे धीरे घटती है और लगातार घटती जाती है। जब हम बिस्मथ पर आ जाएं, जिसका कि मास नंबर 209 है, तो हम देखते हैं कि इसके बाद बंधन ऊर्जा बड़ी तेजी से घटती है और यूरेनियम की बंधन ऊर्जा घट करके 7.5 के करीब हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो ये जो यहाँ पर तत्व हैं, जो यहाँ तत्व हैं, इनकी बंधन ऊर्जा कम है और इसीलिए जिनकी बंधन ऊर्जा कम है उनके न्यूक्लियंस, उनके नाभिक के कणों को अलग करना आसान है। यहाँ तो इनके बंधन ऊर्जा कम होने के कारण ये बहुत स्थायी नहीं है, लेकिन यहाँ तो बंधन ऊर्जा कम है और यहाँ पर जो विद्युतीय बल है वो प्रभावी है। विद्युतीय बल यहाँ प्रभावी है और इसलिए इसके आगे के जो भी तत्व आते हैं, जो भी नाभियाँ हैं, वो सभी रेडियो सक्रिय हैं। वो स्वतः से अपने आप टूटती रहती हैं और छोटे छोटे टुकड़े निकलते रहते हैं। उन छोटे टुकड़ों में अल्फा है, बीटा है, ये 2 टुकड़े निकलते हैं, जिस घटना को हम डिसइंटीग्रेशन या विघटन कहते हैं। यानी इनका डिके होता रहता है क्योंकि इनकी बंधन ऊर्जा कम है और नाभियाँ बहुत बड़ी हैं। वो बड़ी नाभियाँ इस बंधन ऊर्जा से संभल नहीं पाती और इसलिए इनका बराबर विघटन होता रहता है। विघटन में ऊर्जा तो गामा किरणों के रूप में निकलती ही है, साथ ही साथ जो पार्ट निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं, वो छोटे निकलते हैं। इसलिए विघटन होने पर जो नाभि बनती है, ये तो पैरेंट नाभिक हुई, इसके बाद जो इसके डॉटर नाभिक होती है या बनने वाली नाभिक होती है वो इससे थोड़े छोटी होती है। या तो 2 का उसकी नाभिक में यानी उसके परमाणु क्रमांक में अंतर पड़ेगा, द्रव्यमान में ज़्यादा 4 का अंतर पड़ेगा अगर अल्फाकण निकलता है। तो इस तरह से विघटित होने वाली नाभि और प्राप्त होने वाली नाभि के बीच में बहुत अंतर नहीं रहता। इतना ही नहीं, ये जो इसके आगे की नाभियाँ हैं आप देख रहे हैं यहाँ, इसके आगे की जो भी नाभियाँ हैं बिस्मथ के आगे की, इनकी बंधन ऊर्जा इतनी कम है कि ये स्वतः से विघटित होती रहती हैं। और चूंकि
इनका विघटन अपने आप होता रहता है, प्राकृतिक रूप से होता रहता है, स्वतः होता रहता है, इसलिए हम इसको नियंत्रित भी नहीं कर सकते, इसको हम रोक नहीं सकते, इस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब यहाँ आप ध्यान से देखें, इसकी नाभियाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अगर ध्यान से आप देखें तो इनके बीच की नाभियाँ इधर 20 से लेकर के और इधर आप 80 तक देखें तो इनकी नाभियाँ ज़्यादा स्थायी हैं, क्योंकि इनके जो हैं ये आपका बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन ये बहुत ही अधिक है। यानी यहाँ आप देखें लगभग 20 पर ये बंधन ऊर्जा 8 के करीब है, और यहाँ पर अगर आप देख लें ये करीब 80 पर, तो भी ये बंधन ऊर्जा करीब 8.5 के करीब है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बंधन ऊर्जा है वो बहुत ही काफ़ी है, बहुत ही अधिक है, और इसीलिए इनकी बंधन ऊर्जा अधिक होने के कारण ये स्थायी है। इसमें आयरन तो सबसे ज़्यादा स्थायी है, जिसका भी खंडन नहीं हो सकता, तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे ये यहाँ के जो नाभिक हैं, विस्मत के आगे वाली नाभियाँ, अगर इनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि अस्थायी हैं, इनके नाभिक के अंदर कोई भी एक न्यूट्रॉन भी अगर प्रवेश कर जाए तो नाभियाँ और अस्थायी हो जाएंगी और अपने आप लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाएंगी। अगर वो टूट जाएंगी तो निश्चित रूप से यहाँ की कोई ना कोई नाभ बनेगी, यानी इसकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो स्थायी नाभिक हमको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर बड़ी नाभियाँ टूट करके छोटी नाभियों में आती हैं तो इसे हम इनका विखंडन कहते हैं, फिशन कहते हैं। तो विखंडन में बड़ी नाभि टूट जाती है और लगभग बराबर द्रव्यमान की नाभि हमको प्राप्त हो जाती है, इसे हम विखंडन कहते हैं। इस विखंडन में जब भी किसी बड़ी नाभिक में हम न्यूट्रॉन का प्रवेश करा देते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे यूरेनियम है, अब यहाँ पर यूरेनियम 238 है या यूरेनियम 235 है या यूरेनियम 233 है, इसमें यूरेनियम 238 तो कम विखंडनीय है, क्योंकि इसको विखंडित करने के लिए बहुत ही ऊर्जा की ज़रूरत है, और इसलिए इसको जो वही न्यूट्रॉन विखंडित कर पाएगा जिसके पास लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी। लेकिन यूरेनियम 235 को विखंडित करने के लिए यूरेनियम 235 को विखंडित करने के लिए बहुत ही कम, लगभग 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब कि बहुत सामान्य ताप पर न्यूट्रॉन को इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी कि वो अपने आप यूरेनियम 235 का विखंडन कर देगा, और जब भी विखंडन होगा तो उसमें हमको लगभग 2 बराबर द्रव्यमान के टुकड़े मिलते हैं। इस क्रिया को हम विखंडन कहते हैं। और अगर हमने इन छोटी नाभि को जोड़ दिया, मान लिया 1s2 हीलियम की, इन हाइड्रोजन की नाभियों को जोड़ दें और हीलियम बना दें, तो आप ध्यान से देखें 1.1 से सीधे 7 पर ये पहुंच जाएगी बंधन ऊर्जा। तो यहाँ भी अगर छोटी नाभियों को जोड़कर बड़ी नाभि बना दें तो भी इसकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब ध्यान दें कि बंधन ऊर्जा बढ़ने का तात्पर्य क्या हुआ। बंधन ऊर्जा बढ़ने का ये मतलब हुआ कि नाभि को बांधने के लिए और अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है, तो जितनी बंधन ऊर्जा बढ़ेगी उतनी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, तो न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर यहाँ के न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा 7 पॉइंट करीब ये 5 या 4 के है। अगर इसको टूट जाए और यहाँ पहुँच जाए तो इसकी बंधन ऊर्जा लगभग 8.5 हो जाएगी, और 8.5 होने का मतलब कि इतनी जो बंधन ऊर्जा का अंतर है, इतनी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, तभी तो इसके
जो न्यूक्लियन है इतनी बंधन ऊर्जा से बंध जाएंगे, इतनी ऊर्जा उसके अंदर कम रहेगी, इसलिए और मजबूती से वो बंध जाएंगे। इसलिए जब भी बंधन ऊर्जा बढ़ती है, अगर ये विखंडित हो जाए और यहाँ आ जाए तो इसकी बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, तो इसका मतलब जितनी बंधन ऊर्जा बढ़ेगी उतनी ऊर्जा बाहर उत्सर्जित हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से जब हम छोटी नाभियों को जोड़कर बड़ी नाभ बनाते हैं तो भी बहुत सारी ऊर्जा बाहर उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। बड़ी नाभ को तोड़कर छोटी नाभ में बदलने को विखंडन, और छोटी नाभियों को जोड़कर बड़ी नाभि बनाने को हम फ्यूजन या संलयन कहते हैं। अब यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट हो गई, या तो बड़ी नाभ टूट करके छोटी बने या छोटी नाभियाँ जुड़ करके बड़ी बने, यानी कम बंधन ऊर्जा की नाभियों को तोड़कर अधिक बंधन ऊर्जा की नाभियों में बदलते हैं तो एक तो उसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसमें अपार ऊर्जा बाहर निकलती है। इसी प्रकार छोटी नाभियों को जब संलयित करते हैं, हम उनको संलयित करते हैं तो भी उसकी बंधन ऊर्जा बढ़ती है और अपार ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये तो हो गया विखंडन और संलयन, दोनों क्रियाएं एक दूसरे की उल्टी हैं। विघटन विखंडन जैसा है, लेकिन विखंडन में दो बड़े टुकड़े प्राप्त होते हैं जबकि विघटन में छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। प्रश्न आता है कि विघटन और विखंडन में अंतर क्या है? ये तो स्पष्ट है कि विखंडन में दो लगभग बराबर टुकड़े प्राप्त होंगे, विघटन में छोटे छोटे टुकड़े अल्फा बीटा इस तरह प्राप्त होते हैं। विघटन की क्रिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो प्राकृतिक है, स्वतः से होती रहती है, ना तो उसकी चाल को हम बढ़ा सकते हैं ना उसको हम घटा सकते हैं। लेकिन विखंडन को हम विशेष विधियों द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ऊर्जा निकलती है, इसमें बहुत ही कम ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये तो हो गया कि विघटन और विखंडन क्या है। अब आइए हम एक बार विखंडन और संलयन इन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम विखंडन को पढ़ते हैं। विखंडन में हमने आपको बताया कि यूरेनियम 235 का विखंडन आसान है क्योंकि बहुत ही कम ऊर्जा के न्यूट्रॉनों द्वारा उसका विखंडन हो सकता है। तो विखंडन में बड़ी नाभिका छोटी नाभियों में टूटने की क्रिया को विखंडन कहते हैं। बड़ी नाभिका छोटी नाभियों में टूटने की क्रिया को विखंडन कहते हैं। यह हमारा यूरेनियम है, 235 है, इसका विखंडन होना है। इसमें न्यूट्रॉन कम ऊर्जा का न्यूट्रॉन यानी लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन इससे टकराता है, इसकी नाभिक में चला जाता है, फंस जाता है। इसकी नाभिक असंतुलित होकर के लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाती है। और जब इसकी नाभिक टूटेगी तो लगभग 2 सामान्यतः तो बहुत सारे इसके बीच के बहुत सारे तत्वों के ग्रुप्स मिलते हैं, समूह मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर 36 क्रिप्टन, 92 क्रिप्टन और 56 बेरियम, 56 बेरियम 141 प्लस 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ऊर्जा जो गामा किरणों के रूप में होती है, यह हमें प्राप्त होती है। तो जब भी ये इसका विखंडन होगा तो क्रिप्टन और क्रिप्टन और बेरियम ये 2 तत्व हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्रिप्टन और बेरियम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये आपका बेरियम है 141 का मतलब बेरियम कहीं यहाँ होगा और क्रिप्टन का द्रव्यमान 92 और वो 92 करीब यहाँ होगा। तो ये आपका हो गया क्रिप्टन और यह आपका हो गया बेरियम।
तो क्रिप्टन और बेरियम दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, दोनों के मान बराबर हैं। इनकी जो बंधन ऊर्जा है इसकी तुलना में अधिक है, बढ़ गई, और इसलिए वो ऊर्जा जितनी वो बढ़ी वो ऊर्जा यहाँ बाहर निकल गई। इसमें 3 न्यूट्रॉन्स भी मुक्त होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन भी इसमें से निकल के बाहर हो जाते हैं। अब ये जो हमारी विखंडन की क्रिया है, इस विखंडन की क्रिया निरंतर चलती रहे, उसके रास्ते में बाधा आती है। निरंतर चलते रहने के लिए आवश्यक है कि जो ये न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन्स आगे की नाभि को तोड़ सकें, तब तो अगली नाभि भी टूट जाएगी। लेकिन क्या होता है कि इस न्यूट्रॉन का पहली चीज, न्यूट्रॉन्स एस्केप कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जो हमारा सिस्टम बनाया, जो निकाय है, निकाय से न्यूट्रॉन बाहर चले जाते हैं। न्यूट्रॉन से, निकाय से न्यूट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं तो विखंडन का काम नहीं करेंगे। दूसरा, जो यूरेनियम 238 है वो इस यूरेनियम 235 के साथ बहुत अधिक मात्रा में रहता है और ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और इसलिए वो न्यूट्रॉन्स आगे विखंडन के काम में नहीं आएंगे। तो यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेता है। बहुत सारी अशुद्धियां मिली रहती हैं, वो अशुद्धियां भी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं या उनकी ऊर्जा को घटा देती हैं। अशुद्धि, अशुद्धि भी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है। अब ये इस तरह से अगर आप देखें इसलिए न्यूट्रॉन हमारे उपयोग में आ सकें, ये क्रिया लगातार हो, इसके लिए आवश्यक है कि एक निश्चित आकार का हम निकाय बनाएं, एक निश्चित आकार का यूरेनियम का सैंपल लें। तो एक निश्चित आकार जिसको हम क्रांतिक साइज या क्रिटिकल साइज या क्रांतिक आकार का होना चाहिए। क्रांतिक आकार का विखंडनीय पदार्थ होना चाहिए। अब अगर ये सब चीज हो जाए तो विखंडन होगा और ये विखंडन आगे चल सकता है। अब यहां पर एक बात जो ध्यान से देखने की है, इसको यहां पर हम मिटाते हैं। वो ये है कि तो क्रांतिक साइज, क्रांतिक आकार या क्रांतिक द्रव्यमान है क्या? क्रांतिक द्रव्यमान वो हो न्यूनतम द्रव्यमान जो इसके अंदर की इस विघटन की क्रिया को आगे चला सके, विघटन की क्रिया लगातार हो सके, उस न्यूनतम आकार को हम क्रांतिक आकार कहते हैं। अब विघटन की क्रिया लगातार चलती रहती है तो उसका नाम है श्रृंखलाबद्ध क्रिया। श्रृंखलाबद्ध क्रिया।
चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन या श्रृंखलाबद्ध क्रिया क्या है? यहां पर एक यूरेनियम 235 का नाभिक है। इस पर न्यूट्रॉन आता है, टकराता है, न्यूट्रॉन है, और ये दो भागों में टूट जाता है। एक इसका भाग इधर हो गया और इधर इसके हो गए, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। मान लीजिए इसका एक क्रिप्टन हो गया और इसके एक आपका क्रिप्टन और बेरियम और क्रिप्टन, सपोज ये क्रिप्टन और बेरियम दो पार्ट इसके हो गए। उसके अलावा उसमें से 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन अगर अगली नाभियों को भी ये भेद सकें, अगर अगली नाभियों को भी ये तोड़ सकते हैं, तो फिर 3 न्यूट्रॉन्स और निकलेंगे। और इस प्रकार से ये 3 न्यूट्रॉन भी अगली नाभियों को तोड़ सकेंगे, अर्थात 9 न्यूट्रॉनों का विखंडन हो जाएगा। इस प्रकार से यदि इसमें से मुक्त होने वाले न्यूट्रॉन्स अगली नाभियों को तोड़ते जाएं, लगातार तोड़ते जाएं, तो ये क्रिया लगातार होती चली जाएगी। विखंडन की ये क्रिया लगातार होगी। इसी को हम श्रृंखलाबद्ध क्रिया या चेन रिएक्शन कहते हैं। कि यदि यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त होने वाला न्यूट्रॉन्स अगली नाभियों को भी तोड़ने में सक्षम हैं, तो लगातार नाभियों का विखंडन होता जाएगा और एक क्रिया लगातार चालू रहेगी। हम इसे ही चेन रिएक्शन या श्रृंखलाबद्ध क्रिया कहते हैं। और इस श्रृंखलाबद्ध क्रिया लगातार चलते रहने के लिए जो हमारा विखंडनीय पदार्थ है उसका एक निश्चित आकार हम लेते हैं, जिसे क्रांतिक आकार या क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तो क्रांतिक द्रव्यमान या क्रांतिक आकार हम उसे कहते हैं जो श्रृंखलाबद्ध क्रिया को, वह न्यूनतम आकार या वह न्यूनतम द्रव्यमान जो श्रृंखलाबद्ध क्रिया को चला सके, जो श्रृंखलाबद्ध क्रिया को चालू कर रख सके, तो वह न्यूनतम आकार, वह न्यूनतम आकार जो श्रृंखलाबद्ध क्रिया को चालू रख सके, या इसको इस तरह कह सकते हैं कि वो हो न्यूनतम आकार, किसी विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम आकार जो विखंडन की क्रिया को लगातार चला सके या चालू रख सके, उसे हम क्रांतिक आकार कहते हैं। उसे क्रांतिक आकार या क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। क्रांतिक आकार या क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। क्रांतिक आकार या क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। ये तो हो गया क्रांतिक आकार या क्रांतिक द्रव्यमान। ये क्रांतिक आकार और क्रांतिक द्रव्यमान के लिए एक अब न्यूट्रॉन पुनरुत्पादक गुणांक या न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर
न्यूट्रॉन्स जितने पैदा हो रहे हैं विखंडन में, 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं या 2 पैदा हो रहे हैं या 2.5 पैदा हो रहे हैं, तो 3 न्यूट्रॉन्स जो पैदा होते हैं विखंडन में, उनका और जितने नष्ट हो जाते हैं उनका जो अनुपात आता है उसे रिप्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं। अब न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर अपान न्यूट्रॉन के हानि की दर, जो निकल गए या अवशोषित हो गए, जो विखंडन में काम नहीं आते, इसके का मान, रिप्रोडक्शन फैक्टर का मान अगर 1 है, इसका मतलब जितने उत्पन्न हो रहे हैं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के जो हानि की दर है वो दोनों बराबर, मानी इसका मान 1 आता है। जितने न्यूट्रॉन्स पैदा होते जा रहे हैं उनके न्यूट्रॉन के पैदा होने की दर और न्यूट्रॉन के खत्म होने की दर। हाँ, तो यदि रिप्रोडक्शन फैक्टर का मान 1 है तो उससे न्यूट्रॉन्स जो पैदा हो रहे हैं वो बढ़ेंगे नहीं, जितने पैदा होंगे वो नष्ट होते जाएंगे। जो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन ने अगर काम किया है तो अगले में भी एक ही न्यूट्रॉन काम करेगा। जो हमारी श्रृंखलाबद्ध क्रिया है, जो विखंडन की क्रिया है, वो स्थायी रूप से चलती जाएगी, न बढ़ेगी और न घटेगी। तो इसमें विखंडन की क्रिया या श्रृंखलाबद्ध क्रिया स्थायी रहेगी। श्रृंखलाबद्ध क्रिया स्थिर रहती है। लेकिन अगर k का मान 1 से कम है तो श्रृंखलाबद्ध क्रिया थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, धीरे धीरे घटते घटते बंद हो जाएगी। अगर k का मान 1 से ज़्यादा है तो फिर श्रृंखलाबद्ध क्रिया त्वरित होगी और वो बढ़ती चली जाएगी। अभी दो नाभियाँ टूटी, फिर दूसरे उसमें 4 नाभियाँ टूटे, 6 नाभियाँ टूटी, और इस तरह से लगातार वो उनका विखंडन होता जाएगा। ये जो विखंडन की क्रिया है ये बहुत ही अल्प समय में होती। ये एक नाभिक, ये अगर इसको टूटना है तो इसमें से हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी। वास्तव में जब ये नाभि विखंडित होती है, यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्रिप्टन, बेरियम 3 न्यूट्रॉन्स, इनके द्रव्यमान से ये ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें द्रव्यमान क्षति होती है। इस क्रिया में द्रव्यमान कम होता है, घटता है। तो जो द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान क्षति, इसको हम डेल्टा एम भी कहते हैं। यूरेनियम 235 में जो द्रव्यमान क्षति होती है एक नाभिक के विखंडन होने में, वो आता है 0.2135 एटॉमिक मास यूनिट। इतनी द्रव्यमान क्षति होती है जब एक नाभिक का विखंडन होता है, एक नाभिक के विखंडन में। और इसलिए इससे ऊर्जा कितनी निकलेगी, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान अगर ऊर्जा में बदलता है, और इसलिए बाहर निकलने वाली ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा .2135 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 200.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक 235 के विखंडन में निकलती है। तो अंदाज लगा सकते हैं आपकी कितनी ऊर्जा निकलती होगी। अगर 1 ग्राम हमने यूरेनियम लिया, 1 ग्राम यूरेनियम में लाखों की संख्या में नाभियां हैं, और नाभियां लाखों की संख्या में जो विस्फोट होंगी उसमें टाइम नहीं लगता। वो 1 नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड में सारी की सारी ऊर्जा एक बार की निकलती है। तो बहुत ही अपार ऊर्जा बाहर निकलती है। वो ऊर्जा इनकी गतिज ऊर्जा के रूप में निकलती है,
जो विखंडन के हिस्से हैं, इनके पार्ट हैं, इनकी गतिज ऊर्जा के रूप में, इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में, गामा किरणों के रूप में बाहर निकलती है और बाहर के वातावरण में दाब ताप एक बारगी बढ़ जाता है। ये तो हो गया विखंडन। विखंडन में के बाद हम लोगों को थोड़ा संलयन भी पढ़ना है। विखंडन और संलयन। संलयन में छोटी नाभियां जुड़कर बड़ी नाभियां बनती हैं। दो या दो से अधिक छोटी नाभियों का संयुक्त होकर बड़ी नाभि बनाने की क्रिया को संलयन कहते हैं। इसमें भी जब संलयन होता है, बड़ी नाभियां बनती हैं, तो उनके द्रव्यमान में क्षति होती है। बड़ी नाभि का द्रव्यमान छोटी नाभियों के द्रव्यमान से कम हो जाता है और वो जो द्रव्यमान क्षति होती है वो ऊर्जा में बदल जाती है, उसमें अपार ऊर्जा बाहर निकलती है। क्योंकि बंधन ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। लेकिन ये जो संलयन की क्रिया है ये बहुत आसानी से नहीं होती, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ऊंचा ताप चाहिए। 10⁸, 10⁷ डिग्री केल्विन का ताप चाहिए और उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए, क्योंकि जब नाभियां आती हैं तो वो उनमें प्रतिकर्षण का बल लगता है। जितने नज़दीक आएंगे उतने ज़्यादा प्रतिकर्षण का बल लगेगा, इसलिए उनको मिल जाना, इसके लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी संलयन की क्रिया पृथ्वी पर बहुत आसानी से करना संभव नहीं है। ये तभी क्रिया होती है जब हम हाइड्रोजन बम का विस्फोट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बम में परमाणु बम का विस्फोट करते हैं, यानी अनियंत्रित श्रृंखलाबद्ध क्रिया करते हैं हम। यूरेनियम 235 को बिना नियंत्रण के, उसके लिए के का मान ज़्यादा हो जाए और वो जो श्रृंखलाबद्ध क्रिया है वो अनियंत्रित होकर के विस्फोट हो जाए, तो उसमें अपार ऊर्जा निकलती है और उसमें अगर हाइड्रोजन का संलयन हो तो संलयन की क्रिया उसमें संभव है। और उसमें जो संलयन की क्रिया होती है उसी को हम हाइड्रोजन बम भी कहते हैं। अब एक हमारे सामने है कि सूरज की ऊर्जा कहाँ से आती है। जो सोलर एनर्जी है वो भी इसी संलयन की क्रिया से हमें प्राप्त होती है। अब सूर्य में संलयन की क्रिया इसलिए होती रहती है क्योंकि उसमें इतना ताप अधिक है, 10⁷ डिग्री का ताप रहता है। सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो सभी के आयनीकृत अवस्था में रहते हैं, उनकी नाभियाँ मुक्त रहती हैं और बहुत ही गतिशील रहती हैं, आपस में टकरा करके और संलयित होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है जो हमको निरंतर प्राप्त होती रहती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से दो प्रकार की क्रियाएं संभव है। एक को कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। जो उसके अंदर सूर्य के अंदर क्रिया होती है सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी इसमें एक है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में जो हाइड्रोजन है वो आपस में मिलते हैं, प्रोटॉन से मिलते हैं और ये हमें ड्यूटेरियम मिलता है। फिर इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकलता है और न्यूट्रॉन निकलता है। फिर ये इसका संलयन फिर होता है इसके साथ और 2He3 मिलता है और गामा किरणें बाहर निकलती। फिर इसका संलयन होता है और 2He3 + 2He3 से 2He4 यानी हमको हीलियम हाइड्रोजन में मिल जाता है और उससे दो हमारे ये प्रोटॉन्स बाहर निकल जाते हैं। अब अगर इनको हम जोड़ दें 1 2 3 को तो 1H1 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 यानी 4 जो हाइड्रोजन के नाभियां हैं वो जुड़ करके और हमको हीलियम की एक नाभि मिल जाती है। तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र यानी इसमें हमारे हाइड्रोजन की नाभियां हैं वो जुड़ करके बनती हैं और अंत में क्रिया हमको यही प्राप्त होती है। एक दूसरी क्रिया भी है जिसे कहते हैं कार्बन साइकिल, जिसे हम कार्बन चक्र कहते हैं। कार्बन चक्र यानी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या है कि जो हाइड्रोजन हो वो कार्बन संयोग करता है,
C6H12 से 6 और 1 7 और ये 13। जब ये 7 हो जाएगा तो नाइट्रोजन की नाभि हो जाएगी और गामा किरणें बाहर निकलती हैं, यानी ऊर्जा बाहर निकलती है। फिर इसका विखंडन हो जाता है, टूटती है, और टूटने में इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकल जाता है और एक न्यूट्रॉन निकलता है, और कार्बन का एक आइसोटोप 6C613 बनता है। यह पुनः प्रोटॉन संयोग करता है, फिर नाइट्रोजन बनता है और गामा किरणें बाहर निकलती। उसके बाद ये जो गामा किरणें हैं, ये जो नाइट्रोजन है, यह पुनः संयोग करता है, ऑक्सीजन का एक नाभिक बनता है और गामा किरणें बाहर निकलती। ये ऑक्सीजन का 8O15 जो नाभिक है, ये टूटता है क्योंकि ये स्वतः से विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। इससे 7N15 पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन बनता है। पुनः ये संयोग करता है 7N15 हाइड्रोजन के नाभिक से, और कार्बन C612 और 2He4 बन जाता है। कार्बन जो संयोग कर रहा था वो कार्बन पुनः रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कार्बन किसी काम में नहीं आता, कार्बन केवल यहाँ पर एक संयोग करके और 2He4 बनाने का काम करता है। तो इस तरह से इसको भी जब जोड़ते हैं तो हमको यही समीकरण प्राप्त होता है। तो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल लें या कार्बन चक्र लें या कार्बन साइकिल लें, लेकिन दोनों से 4 हाइड्रोजन की नाभियाँ जुड़ करके और हमें हीलियम की नाभि एक प्राप्त होती है सूरज में, और इससे हमें अपार ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये तो हो गया कि जो सनलाइन है उस क्रिया में हमको इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है, और फिर सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती रहती है, तो उसका ये क्रिया है। इसमें लास्ट में एक चीज़ शेष है, उसको हम लोग कर लेते हैं तो ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा, यानी नाभिकीय भौतिकी खत्म हो जाएगी। पहला है पियर एनहिलेशन, यानी युग्म विनाश। युग्म विनाश, पियर एनहिलेशन। युग्म विनाश कहते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये प्रतिकण हैं, एंटी पार्टिकल। जब वो निकट आते हैं तो नष्ट हो जाते हैं और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। इसी को युग्म विनाश कहते हैं। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन संयुक्त होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही युग्म विनाश कहते हैं। ये आपका पॉजिट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ। जब ये संयुक्त होते हैं तो ऊर्जा में बदल जाते हैं, हमें 2 गामा फोटॉन्स प्राप्त होते हैं। फोटॉन, अब ये इनकी ऊर्जा कितनी होगी, इनका दोनों का हमें पता है कि इन दोनों का द्रव्यमान है 9.1, विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चूंकि ये 2 हैं इसलिए 2 से गुणा कर दिया, दोनों का विनाश होगा। ये है mc² 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 10⁸। ये हो गया आपका ऊर्जा डेल्टा mc²। इनके विनाश होने से, डेल्टा m ऊर्जा में बदलने से हमको इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इतने जूल। ये बराबर हो जाएगी 3 × 9 = 18, और
इसको गुणा करेंगे तो 162 इंटू 10 टू दी पावर 16 15 माइनस 15 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको हम हल करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.027 इंटू 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बराबर हो गया 1.027 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा के 2 फोटॉन निकलते हैं, इसलिए प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा है 1 फोटॉन। ये 1 फोटॉन की ऊर्जा हुई। तो ये तो हो गया युग्म विनाश। ठीक इसी की उल्टी क्रिया है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन में यदि उत्पादन में यदि 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा का गामा फोटॉन किसी भारी धातु पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन उत्पत्ति होती है। इसी को युग्म उत्पादन कहते हैं। यह हुआ युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन पेयर रिप्रोडक्शन तो गामा फोटॉन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा हो जाते हैं और पॉजिट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन मिलकर के ऊर्जा को पैदा करते हैं। ये 2 क्रिया इसमें है। ये नाभिकीय भौतिकी हम लोगों की खत्म हो गई। अब नाभिकीय भौतिकी के बाद हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो नाभिकीय भौतिकी में इतना ही। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। बस आज इतना ही।